विद्यार्थी लोग, व्यूअर्स, आज हम लोग कल के छूटे हुए कुछ बातों पर आज भी विचार करके लगभग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कल हम लोग यही बात को समझे थे कि ट्रांसपायरेशन वाष्पोत्सर्जन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन, वाष्प जोड़ उत्सर्जन, पेड़ पौधे के बारे में समझे थे कि तेज गर्मी में, तेज धूप में, तेज प्रकाश में, हवा रहने पर, तेज गर्मी में ये सब इनके पत्तियों के रंध्रों से, स्टोमेटा से पानी भाप बनकर जो वायुमंडल में निकल जाती है, इस क्रिया को ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आज हम लोग यही चीज को समझेंगे। थोड़ी सी बची हुई बात और रह गया है कि कुछ वैज्ञानिक ट्रांसपायरेशन के बारे में हम लोग यहां लिखते हैं। कल वाला बात छूटी हुई, ट्रांसपायरेशन के बारे में। अब इसमें क्या है कि बचा वो बात यही था कि हम लोग जो है आज यही समझेंगे कि ट्रांसपायरेशन में कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन बहुत खराब प्रक्रम है। उनका कहना है कि इनसे क्या होता है कि वनस्पतियों से पानी लगातार निकलते हैं, वनस्पतियों को सूखने का डर रहता है। पानी के निकल जाने से संसार के हर जीव को दिक्कत महसूस होता है। जल ही जीवन है। सेल में अधिकांश भाग जल का ही बना हुआ है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इनके बॉडी से पानी का लगातार निकलना सूखने का भय बनाता है। परंतु कुछ वैज्ञानिक का कहना कि नहीं, यह एक आवश्यक प्रक्रम है भी। लेकिन जो यह माने कि ट्रांसपायरेशन जो है एक अच्छा प्रक्रम नहीं है, लेकिन आवश्यक है भी, इसे आवश्यक फॉल्ट कहा उन्होंने, यानी आवश्यक दोष या दुर्गुण। अब बताइए कि ऐसा दोष जो आवश्यक भी हो और दुर्गुण भी हो, उसका नाम इन्होंने यही दिया, आवश्यक दुर्गुण, इसेंशियल फॉल्स। अब इसके बाद हम लोग समझे कि कुछ वैज्ञानिक का गिरोह यह कहते हैं कि नहीं, ट्रांसपायरेशन जरूरी है। क्योंकि इससे क्या क्या लाभ होता है, एक एक करके सुनिए। फर्स्ट लाभ यह है कि इनमें जो पत्तियों से होकर के पानी वाष्पित होता है, तो पत्तियों के अंदर की जो गंदगियां या कुछ बेकार पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधों में भी, बॉडी में भी बने, वे कुछ वाष्पोत्सर्जन की मदद से वे बाहर निकल जाते हैं। तो उस वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, ट्रांसपायरेशन के माध्यम से बेकार चीजों का बाहर निकलना भी एक प्रकार का उत्सर्जन हुआ। उत्सर्जन एक आवश्यक प्रक्रम है, पौधों को स्वस्थ रखने में कारगर है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उत्सर्जन भी इनका होता है। सेकेंड लाभ है कि इनके ऊतकों में, मैकेनिकल टिश्यू में, यांत्रिक ऊतकों में स्ट्रेंथ बढ़ती है, पावर बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और बार बार पानी सोखने की पावर आती है। नंबर 3 में है कि इनमें बार बार जो पानी सोखते हैं और जो उतनी मात्रा में निकल भी रहा है भाप बनकर, तो नीचे से कुछ खनिज लवण, मिनरल्स पानी के साथ भी आ जाते हैं, पानी के साथ भी आ जाते हैं और उनको नई नई खनिजों का आपूर्ति होता रहता है, जिनसे उनकी बॉडी में तरह तरह के दिक्कतों का सामना करने की सामर्थ्य और क्षमता उत्पन्न होती है, जो तब तो सही होते हैं। चौथा लाभ है कि इनके फल पकने के लिए, मीठे होने के लिए आवश्यक खनिज लवण इनके जल के अंदर मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। और जब तक पेड़ पौधों की पत्तियों से ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा द्वारा न होगा, तो पानी जो कहते हैं बॉडी में जमे रहेंगे, जल के अंदर से पानी अवशोषण होगा ही नहीं, तो नए खनिज आएंगे कहां से। इसलिए पत्तियों से पानी का निकलना जरूरी है। जब वो जगह वैकेंट होगा और उसको जल आपूर्ति जाइलम द्वारा जल सोख के दोबारा करेंगे, यही श्रृंखला चलती रहती है। और पानी के साथ कुछ नए नए मिनरल्स, एलिमेंट्स आते रहते हैं और उनकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। इसीलिए ट्रांसपायरेशन एक इसेंशियल, जरूरी, आवश्यक प्रक्रम है वनस्पतियों में। और ये नहीं होगा, इनका वृद्धि, विकास, स्ट्रेंथ, पावर, कैपेसिटी भी घट जाती है और कुछ बेकार चीज जो बॉडी में बने, जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वाष्पित हो गए वायुमंडल में, वो भी नहीं निकल पाते और यह रोगी हो जाएगा। इसीलिए कहने का मतलब यह है कि इनका ट्रांसपायरेशन होना जरूरी है। कुछ वैज्ञानिक भी प्रयोग किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के ट्रांसपायरेशन जरूरी है। अब एक चीज और है कि इन्होंने साबित किया, कुछ वैज्ञानिक, कि एक प्रयोग द्वारा कि साबित कैसे होता है कि पौधों की पत्तियों से पानी निकलता है। इसको भी कोई प्रूफ होना चाहिए ना। अब बिना प्रूफ के कोई चीज साध्य होता नहीं, किताबों तक पहुंचता नहीं। इसीलिए इसका सिद्धिकरण और प्रूफ चाहिए। जैसे कोर्ट किसी भी दोषी को दोष देने से
सजा देने से पहले उनका प्रूफ खोजती है, एविडेंस, वाह, प्रमाण। तो उन्होंने ये भी किया कि एक पौधा को लगाया, एक गमले का पौधा लिया उन्होंने। ऐसे मान लिया किस तरह से गमले का पौधा लिया और उसमें पानी को भरपूर डाला, इसमें पौधा है, इस प्रकार से पौधे का निर्माण किया उन्होंने। निर्माण नहीं लगाया और गमले के पौधे में इस प्रकार से एक हरे भरे पौधे को रोपा और उसमें खूब पानी डाला, सिंचाई किए। सिंचाई करने के बाद अब इसे क्या किया गया कि भरपूर पहले सिंचाई कर दिया गया इनमें और एक पॉलीथीन से ऐसे बांध दिया गया इनको ताकि इनका पानी बाहर ना निकले। फिर इसे जार के द्वारा ऐसे ढक दिया गया, ये देखिए जार के द्वारा। और यहाँ जो छिद्र होता है जार का, इनको भी ग्रीस वगैरह से पैक कर दिया गया ताकि कोई जलवाष्प नमी अंदर बाहर ना आ जा सके। अब इनके बाद हुआ क्या, इसके किसे रख दिया गया, कोई धूप वगैरह में या फिर कोई गर्म जगहों में, हल्का जहां पर गर्मी पड़ रही हो। कुछ घंटे के बाद देखा गया कि इनमें, इनकी भित्तियों पर इस तरह से जल के बूंद जमा हो गए। ये देखिए जल के बूंद है, जल के बूंद जमा हो गए क्योंकि जार में सिंचाई तो की गई थी लेकिन यहाँ पॉलीथीन से ढक दिया गया। ये देखिए पॉलीथीन से ढका हुआ है और इसके अंदर बाकी स्पेस जितने हैं ड्राई स्पेस है। तो यह जो है वर्षा का ये तेरा जल के बूंदे जो है ये कहां से आया, तो इनके पत्तियों के स्टोमेटा से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यहां पहुंचा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इसे सिद्ध होता है कि पेड़ पौधों की पत्तियों के स्टोमेटा से पानी निकलते रहते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ी सी। अब देखिए इसमें एक और चीज है इसमें कि कुछ लोग ऐसा कहे हैं कि इंटरमीडिएट का, मैट्रिक स्तर का कुछ ऐसे ऐसे बायोलॉजी में बात देते रहिए कोर्स वाला जो हम लोग को पढ़ करके आसानी हो। यह एक आलोक नाम के विद्यार्थी जवाहर मेडिकल कॉलेज से भी ऐसी सूचना दिए हैं। ऐसे ऐसे सूचनाएं कई जगह से आती रहती है। तो जवाहर मेडिकल कॉलेज के आलोक विद्यार्थी जो हैं उनका कहना है कि इंटरमीडिएट लेवल के, मैट्रिक लेवल के बच्चों को पढ़ाते रहिए। तो इस प्रकार से ये टॉपिक देने के माध्यम से उनको जानकारी जीव विज्ञान में देते रहिए कोर्स संबंधी, और ये जानकारी खुद भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां देखिए एक चीज और है कि जड़ द्वारा जो पानी सूखा जाता है तो हम लोग यही पढ़े कि खनिज लवण भी पानी में घुलकर और जाइलम द्वारा पेड़ सूख लेता है। कुछ हद तक क्या बात सही भी है और कुछ नहीं भी, क्योंकि कुछ ही तत्व पानी के साथ घुलकर जाइलम के द्वारा जड़ के माध्यम से सोख लिए जाते हैं। इसे हम कहते हैं निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन या निष्क्रिय अवशोषण। तो निष्क्रिय अवशोषण परिवहन से ज्यादा अच्छा हुआ अवशोषण कहने में, निष्क्रिय अवशोषण। क्योंकि इसमें जैसे सूखी गद्दी लेते हैं, कटोरी में पानी है, गद्दी सूखी गद्दी का अक्सर कटोरी के पानी में रखने पर बिना कोई बल लगाए ही पानी गद्दी में सोख लेता है, या फिर चीनी का पानी का सोख लेना, नमक का बरसात में गीला हो जाना, ये सब है विसरण परासरण की क्रिया पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार के बल ऊर्जा नहीं लगने से, यानी केशिका बल लगता है। यही बल जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है पानी, केशिका बल है जो इसका जो दाब लगता है उसको टर्जर दाब कहते हैं। तो इस तरीके के अवशोषण को हम निष्क्रिय अवशोषण कहेंगे, लेकिन सक्रिय अवशोषण वो होता है। तो कुछ तत्व जो है उनका सक्रिय अवशोषण जड़ के द्वारा किया जाता है, सब तत्वों का निष्क्रिय नहीं होता। और पानी के साथ सभी तत्व अवशोषित नहीं कर लिए जाते, कुछ पानी से स्वतंत्र रूप से अवशोषित होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके पीछे कि मान लिया कि तेज गर्मी है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। अगर जमीन के अंदर जड़ के पास पानी कम है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। लेकिन पानी के वाष्पोत्सर्जन के संबंध आपस में दर्शाता है, लेकिन खनिज लवण इससे स्वतंत्र है, ये भी जानिए। क्योंकि मिनरल्स का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व जो होना यानी अवशोषण होना, यह जो है एक अलग प्रक्रम है। कुछ पानी के साथ होते भी हैं और कुछ पानी से अलग है। चाहे वाष्पोत्सर्जन में, ट्रांसपायरेशन में पानी कम सोखे या ज्यादा सोखे, लेकिन खनिज पर कुछ खनिज ऐसे हैं जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उतना आएंगे ही, ये भी बात है। तो ऐसी स्थिति में इसे एक नाम रखा गया सक्रिय अवशोषण, यानी एक्टिव ऑब्जर्व। एक्टिव ऑब्जर्व में क्या है कि इसमें होता है कि इस प्रकार से दर्शाते हैं यहां से कि जो जड़ वाला भाग है
जो जड़ जमीन में चला गया, जमीन में आपको यहाँ पर पैक करके प्रयोग कर दर्शा दिया गया। अब मान के ही जड़ को यहाँ पर हम उतर ले लेते हैं, तो पोटेशियम, सल्फर, पोटेशियम हो गया, यहाँ जड़ के पास आएगा। यही जड़ को यहाँ लिया है उदाहरण में, यही जड़ को। इसलिए यहां पर ध्यान दीजिए, नाइट्रेट, नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर का नाइट्रेट, या फिर कैल्शियम का नाइट्रेट हुआ, या फिर अमोनियम हुआ। ये सब जो होते गए, यहां देखते जाइए, ये प्रयोग तो अलग हो गया, इसको ये प्रयोग अलग में आता है। तो कैल्शियम का नाइट्रेट है या NH3 अमोनियम का नाइट्रेट है। ये प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस में भी और माइनस में भी आयन रखते, धन आयन और ऋण आयन के रूप में। तो मिट्टी में घुले हुए हैं मान लिया, और जड़ यहां पर है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं जड़, इस प्रकार से जड़, और ये सब मूल रोम है। हम पहले बता चुके हैं कि जड़ के कई प्रकार होते हैं, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, मूल रोम और मूल टोप, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट हेयर्स एंड रूट कैप। तो रूट हेयर्स में है कि झिल्ली में एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यहां झिल्ली देखिए, झिल्ली हुआ, इसे हम ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, यही प्रोटीन इन आयनों को कैच कर लेता है, इनसे निकलकर बाहर बाहर घूम रहे हैं, प्लस रूप में, माइनस रूप में। यहां से ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन जो है यहां जाकर इनको कैच कर लेगा। तो जब इसे जड़ की झिल्लियों से हटेगा तो यहां पर प्लस आवेश बन जाएगा, और इधर जाके जुटेगा वहां पर माइनस आवेश बनेगा। पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वहां पर धन आवेश आ जाता है, और जहां जुटता है जाकर ऋण आवेश हो जाता है। तो यहां पर ये आयन तो घूम रहे हैं चारों ओर, तो पृथ्वी से सटे नहीं है, और ये जड़ पृथ्वी से जकड़े हुए हैं। इनका प्लस आवेश का मान इनके ऋण आवेश से ज्यादा हो जाता है, और प्रोटीन इसको संयुक्त करके अंदर खींच लेता है, और खींच करके जड़ की कोशिकाओं में भेज देता है। इस तरह से आयन के कारण आकर्षण बल बनती है। आकर्षण बल के कारण खनिजों का जड़ के सेल में पहुंचना सक्रिय ऑब्जर्वेशन यानी सक्रिय अवशोषण के नाम से जाना जाता है। इसे हम एक्टिव ऑब्जर्व कहेंगे, एक्टिव ऑब्जर्व के नाम से इसको जानेंगे। इसमें काम देता है ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। तो इस तरह से जगह छोड़ देने के बाद प्लस रसायनों में पढ़े हैं, विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है, और समान आवेश के बीच विकर्षण होता है। फिजिक्स में भी है, सब चीज में भी यही नियम है कि समान आवेश रहेगा तो विकर्षण हटा देगा, और असमान आवेश रहेगा तो कैच कर लेगा। तो इसी प्रकार से सब चीज में ऐसा दिखाई देता है। विद्युत से लेकर के, चुंबक से लेकर के, पृथ्वी और ग्रह उपग्रह एस्ट्रॉयड के बीच के संबंध सब प्लस माइनस यानी विपरीत आवेश पर निर्धारित करते हैं। दो कोई भी पिंड एक साथ हो जाए तो वह प्लस माइनस बन जाएगा, दोनों तो उनमें आकर्षण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह आकर्षण हो जाता है। तो यहाँ छोड़े गए जगह प्लस, और जहां संयुक्त हुआ ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन वहां माइनस, लेकिन माइनस से खुले रूप में घूम रहा है, छोटा रूप हुआ, जड़ जकड़े हुए है, बड़ा रूप हो गया इसके लिए, और इसलिए कैच कर लेता है, अपनी ओर चला जाता है सेल में। देखिए अगर यहाँ ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन गया था और यहाँ पर सेट कर जाता के प्लस के साथ, मान लिया कि जुट जाता, और ये जुटा हुआ था धरती से पत्थर के रूप में, तो खींचना संभव नहीं था। ये टूट के घूम रहा है इसलिए खींच लिया, छोटा बल पड़ गया। इस प्रकार से सक्रिय अवशोषण के नाम से इसको जाना जाता है। ये सब हुए आज के ट्रांसपायरेशन के संबंध में कुछ बातें हुई, और इस प्रकार से जो है ये खनिज जल के अवशोषण से थोड़ा भिन्न भी है। तो सक्रिय परिवहन और सक्रिय ऑब्जर्वेशन कहलाया, ऑब्जर्व कहलाया, और जल के साथ घुल के यदि आ रहा है तो निष्क्रिय अवशोषण कहलाया। तो निष्क्रिय भी होता है और सक्रिय भी। अवशोषण दो तरह के जल द्वारा, निष्क्रिय और सक्रिय। तो इस तरह से सक्रिय में आयन बनते हैं और निष्क्रिय में आयन नहीं बनते। तो इस प्रकार से इसे ये उद्ग्रहण कहते हैं, उद्ग्रहण, अपटेक, अपटेक कहा जाता है इसको, उद्ग्रहण। इस प्रकार से इसको प्राप्त करना अपटेक या उद्ग्रहण, उद्ग्रहण के नाम से जाना जाएगा, उद्ग्रहण। तो ये है आपको स्थितियां, और इसमें ये सब आपको पॉइंट मेन हुए। ये प्रोटीन है, ये आयन बन रहे हैं, सब में कैसे आते हैं, उद्ग्रहण अपडेट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्टिंग या यहाँ पर ट्रांसपायरेशन के ये 4 लाभ बताए हैं। इनसे कुछ हानि भी है, यानी वाष्पोत्सर्जन को दर्शाने वाली छोटी मोटी प्रयोग भी है।
तो सभी बच्चे इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब बातें हैं। अब अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और धन्यवाद।